नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम टू द हरीश एकेडमी। हम कर रहे थे ट्वेल्थ क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। हमने सी पार्ट तक कर लिया था बच्चों। आज हम करेंगे डी पार्ट, जिसमें क्या है, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, यानी कि हमें एक सोर्स दे दिया है इस तरीके से, और उसके बारे में हमें लास्ट में 3 क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब हमें उनको उस सोर्स के हिसाब से उनके आंसर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वर्सेस फ्रॉम द उपनिषद्स, यानी कि जो उपनिषद हैं उनकी कुछ पंक्तियां। वर्सेस मतलब पंक्तियां या फिर लाइनें। हेयर आर 2 वर्सेस फ्रॉम द छंदोग्य उपनिषद, अ टेक्स्ट कंपोज इन संस्कृत 6th century BC। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें संस्कृत भाषा में 2 श्लोक दिए हैं। किससे? छंदोग्य उपनिषद से। ठीक है, जो कि कब लिखे गए थे? 6th century BCE में। अब क्या क्या है, एक तो द नेचर ऑफ द सेल्फ और द ट्रू सैक्रिफाइसेस। तो सबसे पहले द नेचर ऑफ द सेल्फ देखते हैं। दिस सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हर्ट इज स्मॉलर देन पैडी और बार्ले और मस्टर्ड और मिलेट और कर्नल ऑफ सीड ऑफ मिलेट। यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं इसमें कि मेरी यह आत्मा धान, मिलेट्स है ना, पैडी मतलब धान, धान या सरसों या बाजरे की बीज की गिरी से भी छोटी है। स्मॉलर देन, किससे छोटी है? बाजरे की, सरसों की या फिर धान की गिरी से भी छोटी है, उसके बीज से भी छोटी है। दिस सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट इज ग्रेटर देन द अर्थ, ग्रेटर देन द इंटरमीडिएट स्पेस, ग्रेटर देन हेवन, ग्रेटर देन दीज वर्ल्ड्स। यानी कि मन के अंदर जो छुपी हमारी यह आत्मा है, यह पृथ्वी से भी विशाल, यानी कि बहुत बड़ी, और क्षितिज यानी धरती से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है, इन सब लोकों से भी बड़ी है। ये हमें पहला वो दे रखा है श्लोक। ये किससे लिया गया है? द नेचर ऑफ द सेल्फ। कहां से लिया गया है? छंदोग्य उपनिषद से। अब इसी का दूसरा क्या है? द ट्रू सैक्रिफाइस, है ना, यानी कि सच्चा जो सैक्रिफाइस है, या फिर एक तरह से हम इसको यज्ञ बोल सकते हैं। दिस वन द विंड दैट ब्लोज, दिस इज श्योरली अ सैक्रिफाइस वाइल मूविंग इट्स साइंटिफाइज ऑल दिस, देयरफॉर इट इज इंडेड अ सैक्रिफाइस। यानी कि जो ये हवा या फिर पवन या वायु जो बह रही है, निश्चित ही क्या है? एक सैक्रिफाइस है, एक यज्ञ है। बहते बहते सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में क्या है? एक यज्ञ है। जैसे कहीं पर धूल मिट्टी जमी पड़ी और बहुत तेज हवा आई, तो वो अपने साथ उस धूल मिट्टी को उड़ा के ले जाएगा, है ना। तो ऐसे क्या है? सैक्रिफाइस जो हमेशा चलती रहती है, वो एक सैक्रिफाइस, एक यज्ञ है। तो इसके बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं एक बार। मेंशन द मेन थीम ऑफ द वर्स। जो ये लाइन है, इनकी मेन थीम क्या है? इनका मुख्य विषय क्या है? द नेचर ऑफ द सेल्फ, यानी कि आत्म बलि, सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है, यानी कि जो आत्म है, आत्म बलिदान का भाव। इसका सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एंड द विंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द दीज वर्सेस। यानी कि बोथ आर प्रेजेंट एज ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस और एज एन एग्जांपल ऑफ सैक्रिफाइस। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ये पंक्ति है, ये लाइन है, इनके संदर्भ में आप आत्मा और हवा के बीच संबंध बताना है हमें। किस किस के बीच? सेल्फ एंड द विंड। तो दोनों ही क्या है? परिवर्तनकारी है, यानी कि चेंज होती रहती हैं। दोनों ही बलिदान के क्या है? उदाहरण हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द सोर्स रिफ्लेक्ट द फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स। ये पंक्तियां कवि के कौन से दार्शनिक विचारों को दर्शाती है? तो फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी, फोकस ऑन द सेल्फ, फोकस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। यानी कि वास्तविकता के स्वरूप पर ध्यान देना, आत्मा पर ध्यान देना और आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान देना, ये हमें बतलाती है इनके बारे में।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा 32, उसी का ही सोर्स बेस्ड है ये भी। तो रीड द फॉलोइंग सोर्स पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये हमें किससे दे रखा है? अमीर खुसरो एंड द कॉल। सो अमीर खुसरो 1253 टू 1325, यानी कि जो इनका पीरियड रहा वो 1253 से 1325 तक रहा। तो अमीर खुसरो द ग्रेट पोइट, म्यूजिशियन एंड डिसिपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया गेव अ यूनिक फॉर्म टू द चिश्ती समा। जो अमीर खुसरो हैं वो एक महान कवि रहे, संगीतकार रहे और शेख निजामुद्दीन औलिया के बहुत ज्यादा उनके अनुयायी, एक तरह से उनको चाहने वाले रहे, है ना। By introducing the call, Arabic word meaning saying. Arabic word meaning saying, a hymn song of the opening or closing of कवाली। This कवाली यानी कि देखो जो उन्होंने कॉल है, कॉल क्या है? इसका अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? कहावत। ठीक है, कॉल का मतलब क्या होता है? कहावत, कहावत। ओके, तो जो ये है कॉल है, उसका प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया है उन्होंने। और कॉल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता है। जो कॉल होता है उसे कब गाया जाता है? जैसे कि हमारे अगर हम वो देखते हैं जैसे गजल वगैरह, तो उसमें अंतरा होते हैं, है ना, कि लास्ट में लेना है स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही कव्वाली में कॉल है जो वो कब गाया जाता है? स्टार्टिंग में, शुरू में और आखिर में। दिस वॉज फॉलोड बाय सूफी पोइट्री इन पर्शियन। और उसके बाद सूफी कविता का पार्ट होता है पर्शियन, हिंदवी और उर्दू, एंड समटाइम यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम ऑल दीज लैंग्वेज। यानी कि किस भाषा में होती है? फारसी, हिंदू और उर्दू में। और कभी कभी तीनों ही भाषा के शब्द इसमें मौजूद होते हैं। कवाली, दोज हु सिंग दीज सॉन्ग्स एट द श्राइन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया ऑलवेज स्टार्ट देयर रेकिटल विद द क्वाल। टुडे कवाली इज परफॉर्म इन शाइन्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि जो ये शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, इनकी दरगाह पर गाने वाले जो कव्वाल हैं, अपने गायन की शुरुआत किससे करते हैं? कॉल से। स्टार्टिंग में कॉल, फिर जिसका अंत है वो भी कॉल से करते हैं। और आज उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट यूनिक फॉर्म डिड अमीर खुसरो इंट्रोड्यूस टू द चिश्ती समा। यानी कि जो चिश्ती सूफी परंपराओं में जो अमीर खुसरो हैं, ये इनमें चिश्ती समा से क्या करना है? इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोड्यूस द कॉल, यानी कि कैसे स्टार्टिंग करी जाती है, कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो वो कॉल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। किससे? कॉल से। Now, the next question is, how did the Chishti Sufi tradition shape Amir Khusro's understanding of spirituality? यानी कि जो चिश्ती सूफी परंपरा है उनमें अमीर खुसरो की आध्यात्मिक समझ को कैसे आकार दिया गया? सो कॉल सर्व एज एन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन टू कवाली। जो कॉल है वो क्या है? इंट्रोडक्शन, यानी कि स्टार्टिंग में और कंक्लूजन के टाइम पे कवाली के बीच में कवाली होगी। कवाली के स्टार्टिंग में कॉल और कवाली के लास्ट में भी कॉल बोला जाएगा। यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज इन द सूफी पोएट्री। ये अलग अलग जितने ये अलग अलग भाषाओं में भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ही गिव यूनिक फॉर्म टू द चिश्ती समा, यानी कि ये चिश्ती समा को एक अनोखा रूप दिया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सूफिज्म इन द कवाली परफॉर्मेंस। जो कवाली प्रस्तुति है उनमें सूफीवाद के महत्व का विश्लेषण करना है हमें। तो वननेस ऑफ क्रिएशन, यानी कि सृष्टि की एकता। लव एंड डेवोशन, प्यार और भक्ति। सर्विस और ह्यूमिलिटी एंड, और क्या है? सेवा और मानवता। डेलिव इनटू सोल, यानी कि आत्मा की जो गहराई है उससे उतरना। राइट,
अब है नेक्स्ट इसका, इस वाले पार्ट का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि क्या है, रीड द फॉलोइंग सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट इज फॉलोज। अब हमें इसमें भी जो सोर्स दे रखा है उसको पढ़ना है और फिर उसको आंसर करना है, ठीक है। जो कि किसके बारे में है, ये वाई द सॉल्ट सत्याग्रह, हमने नमक कानून पढ़ा है, नमक सत्याग्रह पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड है ये। तो पढ़ते हैं, वाई वॉज सॉल्ट द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, दिस इज वॉट महात्मा गांधी रोट। जो नमक है, नमक विरोध, ये किसका किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, और इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है, क्या लिखा है। So the volume of information being gained daily shows how weakly the salt tax has been designed in order to prevent the use of salt that has not paid the tax, which is at time इवन 14 टाइम्स इट्स वैल्यूज। यानी कि प्रतिदिन रोज प्राप्त होने वाले सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक के ऊपर टैक्स लगता था उसको तैयार किया गया बिना टैक्स के। जो कभी कभी नमक के मूल्य के भी क्या होता था, 14 टाइम्स होता था, है ना। यानी कि जो नमक का एग्जैक्ट रेट है उसकी भी 14 टाइम्स गुना, तो 14 गुना तक होता था। अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिसे वह लाभ पर बेचती थी नष्ट कर देती थी। द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय द सॉल्ट, इट कैन नॉट सेल प्रॉफिटेबली, दस इट टैक्सेस द नेशंस विटल नेसेसिटी, इट प्रिवेंट द पब्लिक फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इट एंड डिस्ट्रॉय व्हाट नेचर मैन्युफैक्चर विदाउट एफर्ट। यानी कि क्या करती थी जो गवर्नमेंट है उनको नष्ट कर देती थी, और प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम को उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती थी। नो एडजेक्टिव इज स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर कैरेक्टराइजिंग दिस वीक डॉग इन द मैनेज पॉलिसी। और किसी भी वजह से किस चीज को खुद प्रयोग ना कर पाने तथा अन्य को भी उसका प्रयोग ना करने देने, अर्थात ऐसे में उस चीज को एक अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं बनाया जा सकता था। फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आई हियर टेल्स ऑफ सच वांटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशंस प्रॉपर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और विभिन्न स्रोत से हमें क्या, भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र भक्त जो संपत्ति उसको बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियां सुन रहा है। Mounds, if not tons of salt, are said to be destroyed as the Konkan coast। ना कि इनको सिर्फ कोंकण तट पर दिया गया बताया जो टनों ना सही पर कई मन नमक, कई मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हम नमक मान ले तो उनको बहुत ज्यादा मात्रा में कोंकण तट पर डिस्ट्रॉय किया गया है, नष्ट किया गया है। द सेम टेल्स कम फ्रॉम दांडी, और जो यही दांडी से भी इसी तरीके की बातें पता चलती है। हमने दांडी यात्रा के बारे में भी पढ़ा था। Wherever there is likelihood of natural salt being taken away by the people living in the neighborhood of such areas for their personal use, salt officers are posted for the sole purpose of carrying on destruction. Thus valuable national property is destroyed at national expense and salt taken out of the mouths of the people। यानी कि जहां कहीं भी ऐसे जो जगह होते थे, ऐसे एरियाज होते थे, उनके आसपास रहने वाले लोगों द्वारा उनके अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु भी नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती है। वहां तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते थे, यानी कि जितने भी हमारे कोई भी ऑफिसर होते थे उन्हें वहां पर नियुक्त कर दिया जाता था, और जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता था, यानी कि उस नमक को बेकार करना होता था, खराब करना होता था। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता था, लोगों के मुंह से नमक को छीन लिया जाता था। The salt monopoly is thus a fourfold curse. It deprives the people of a valuable, easy village industry involved, wanton destruction of property the nature produces in abundance. The destruction itself means more national expenditure, and fourthly, to crown this folly, an unheard of tax of more than 1000% is exacted from a starving people। यानी कि जो नमक एकाधिकार था वो एक तरह से चौतरफा एक कहते एक अभिशाप की तरह था।
यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ गांव के जो उद्योग होते थे उनसे भी अलग करता था, क्योंकि उनका उद्योग भी होता था। यह प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का यह अतिशय विनाश करता था, यानी कि इसको खत्म करता था, लोगों के लिए विनाशकारी हो गया था। इस विनाश का मतलब ये और अधिक राष्ट्रीय खर्च, जब हमारे यहाँ से नमक का क्या होगा, विनाश होगा, तो क्या होगा, इसमें राष्ट्रीय खर्च बढ़ेगा उसकी पूर्ति करने के लिए। ठीक है। चौथा, और इस मूर्खता का भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक की जाती है। This tax has remained so long because of the apathy of the general public. Now that it is sufficiently roused, the tax has to go. How soon it will be abolished depends upon the strength of the people. यानी कि समान जन की उदासीनता की वजह से लंबे समय से जो ये है अस्तित्व में बना रहा, और आज जनता पर्याप्त रूप से जा चुकी है। इस कर को समाप्त करना होगा, जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म कर दिया जाएगा। यह लोगों की क्षमता पर ही निर्भर किया जाता है। ठीक है, तो ये होता हमारा एक पैसेज। अब इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये हमें करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज लॉ डिसलाइक बाय द मासेस, यानी कि जो नमक कानून है उसको नापसंद लोगों द्वारा या जनता द्वारा क्यों नापसंद किया जाता था। तो the salt was a natural resource available freely from the sea water and British had monopoly over it. Indians were not permitted to manufacturing the salt, यानी कि नमक एक प्राकृतिक संसाधन था जो समुद्र के पानी से आसानी से उपलब्ध था, है ना, लेकिन अंग्रेजों का उस पर क्या था, एक एकाधिकार था। ठीक है, उनकी मोनोपोली थी उस पर, भारतीयों को नमक बनाने की भी अनुमति नहीं थी। इट वॉज टैक्स बाय द ब्रिटिश राज, सो पीपल डिसलाइक इट टू मच। यह कानून था जो ये ब्रिटिश शासन द्वारा लगाया गया और इसलिए लोगों को यह बहुत ज्यादा नापसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why were salt officers appointed by the British government? जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने नमक अधिकारियों की नियुक्ति क्यों की? तो नमक अधिकारी जो सॉल्ट ऑफिसर्स हैं वर अपॉइंटेड टू लुक अप अलोंग द कोस्ट दैट नोबडी कुड मेक सॉल्ट, यानी कि जो नमक अधिकारी हैं उनको तट के किनारे, कोस्ट के बिल्कुल किनारे निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया गया था ताकि कोई भी नमक ना बना सके। Why did Lord Irwin fail to understand the significance of salt march? किस तरीके से लॉर्ड इरविन नमक मार्च के महत्व को क्यों नहीं समझ पाए? So Irwin dismissed the salt movement thinking that Gandhi would not reach the sea coast. जो इरविन है उन्होंने नमक आंदोलन को यह सोचकर नजरअंदाज कर दी कि गांधी जी समुद्र तट तक नहीं पहुंच सकते। He took the movement very lightly. उन्होंने इस आंदोलन को बहुत हल्के में ले लिया जो नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।